हेलो दोस्तों, आज के वीडियो में आप सबके लिए लाए हैं क्लास 7 का ये हिस्ट्री का चैप्टर नंबर 1 है। चैप्टर का नाम है हजारों वर्षों के दौरान हुए परिवर्तनों की पड़ताल। इसका नोट्स आपको इस वीडियो के माध्यम से हम आपको बताने वाले हैं, तो आइए देख लेते हैं। तो सबसे पहला है मानचित्र। मानचित्र किसे कहा जाता है, आइए इसे समझते हैं। दोस्तों, अरब भूगोलवेत्ता अल इदरीसी ने 1154 में बनाया था। यहाँ जो नक्शा दिया गया है वह उसके द्वारा बनाए गए दुनिया के बड़ी मानचित्र का हिस्सा है और भारतीय उपमहाद्वीप को दर्शाता है। इस समय चीज़ों की जानकारी का अभाव था और मानचित्र बनाने का तकनीक था, जिसके कारण ये मानचित्र उल्टा दर्शाया गया है। ओके, नेक्स्ट है मानचित्र 2। मानचित्र 2 क्या है, तो आइए समझते हैं। फ्रांसीसी मानचित्र ने 1720 में बनाया था। इस मानचित्र कार्ड बनाने का तकनीक में काफ़ी बदल गई थी। यह मानचित्र लगभग 600 वर्ष पहले बाद बनाया गया। यूरोप के नाविक तथा व्यापारी अपने समुद्री यात्रा के लिए इन नक्शे का इस्तेमाल किया करते थे, नई और पुरानी। ओके, अब जानते हैं शब्दावली किसे कहा जाता है। ऐतिहासिक अभिलेख कई तरह की भाषाओं में मिलते हैं और ये भाषाएं भी समय समय के साथ बहुत बदली है। उदाहरण के लिए हिंदुस्तान शब्द ही लीजिए। आज हम ऐसे आधुनिक राज्य भारत के अर्थ में लेते हैं। 13वीं सदी में जब फारसी के इतिहासकार मिन्हाज ए सिराज ने हिंदुस्तान शब्द का प्रयोग किया था, तो उसके आशय पंजाब, हरियाणा और गंगा यमुना के बीच में स्थित इलाकों से था। उसने इस शब्द का राजनीतिक अर्थ में उस इलाकों के लिए इस्तेमाल किया जो दिल्ली के सुल्तान के अधिकार के क्षेत्र में आए थे। ओके, हिंदुस्तान शब्द दक्षिण भारत के समावेश में कभी नहीं हुआ। 16वीं सदी के आरंभ में बाबर ने हिंदुस्तान शब्द का प्रयोग उस उपमहाद्वीप के भूगोल, पशु पक्षी और यहाँ के निवासियों की संस्कृति का वर्णन करने के लिए किया, मगर भारत को एक भौगोलिक और सांस्कृतिक सत्व के रूप में पहचाना जा रहा था। वह हिंदुस्तान शब्द से भी राजनीतिक और राष्ट्रीय अर्थ नहीं जुड़े थे जो हम आज जोड़ते हैं। मानो किसी गांव में आने वाला कोई भी अनजान व्यक्ति जो उसे समाज या संस्कृति का अंग न हो विदेशी कहलाता है। ओके, आइए अब जानते हैं स्रोत किसे कहा जाता है। इतिहासकार किस युग का अध्ययन करते हैं और उसकी खोज की प्रकृति क्या है, इसे देखते हुए वे अलग अलग तरह के स्रोतों का सहारा लेते हैं। इस पुस्तक में हम मोटे तौर पर 1750 ईस्वी तक लगभग हजारों वर्षों के बारे में पढ़ेंगे। इतिहासकार इस काल के बारे में सूचना इकट्ठी करने के लिए अभी भी सिक्के, शिलालेखों, स्थापत्य, भवन निर्माण कला तथा लिखित सामग्री पर निर्भर करते हैं। ओके, इस युग में प्रमाणिक लिखित सामग्री की संख्या और विविधता आश्चर्यजनक रूप से बढ़ गई। इस समय के दौरान कागज क्रमशः सस्ता हो गया और बड़े पैमाने पर उपलब्ध भी होने लगा। लोग धर्म ग्रंथ, शासकों के वृत्तांत, संतों के लेखन तथा उपदेश, अर्जिया, अदालतों के दस्तावेज, हिसाब तथा करों के खाते आदि लिखने में इनका उपयोग करने लगे। धनी व्यक्ति, शासक, जनमत तथा मंदिर पांडुलिपियां एकत्रित किया करते थे। ओके, इन पांडुलिपियों को पुस्तकालयों तथा अभिलेखागारों में रखा जाता है। इन पांडुलिपियों तथा दस्तावेजों से इतिहासकारों को बहुत सारी विस्तृत जानकारी मिलती है, मगर साथ ही इनका उपयोग कठिन है। ओके, नए सामाजिक और राजनीतिक समूह। 700 और 1750 के बीच के हजार वर्षों का अध्ययन इतिहास के आगे भारी चुनौती रखता है, प्रमुख रूप से इसीलिए कि इसे पूरे काल में बड़े पैमाने पर और उसके अनेक तरह के परिवर्तन हुए। इस काल में अलग अलग समय पर नई प्रौद्योगिकी के दर्शन होते हैं, जैसे सिंचाई में रहट, कटाई में चरखे और युद्ध में आग्नेयास्त्रों, बारूद वाले हथियार का इस्तेमाल। ओके, इस महाद्वीप में नई तकनीक उस महाद्वीप में नई तरह का खान पान भी आया। आलू, मक्का, मिर्च, चाय और कॉफ़ी। ध्यान रहे कि ये तमाम परिवर्तन नई प्रौद्योगिकियाँ और फसलों उन लोगों के साथ आए जो विचार भी लेकर आए थे। परिणाम स्वरूप यह काल आर्थिक, राजनीतिक, सामाजिक और सांस्कृतिक परिवर्तनों का भी काल रहा। ओके, नेक्स्ट आता है राजपुत्र। राजपूत। इस काल में जिन समुदायों का महत्व बढ़ा उनमें से एक समुदाय था राजपूत, जिसका नाम राजपूत अर्थात राजा का पुत्र से निकला है।
8वीं से 14वीं सदी के बीच यह नाम आमतौर पर योद्धाओं के उस समूह के लिए प्रयुक्त होता था जो क्षत्रिय वर्ण के होने का दावा करते थे। नेक्स्ट आता है क्षेत्र और साम्राज्य। इस काल में राज्यों के अंतर्गत कई सारे क्षेत्र आ जाते थे। दिल्ली के सुल्तान गयासुद्दीन बलबन 1266 से 1287 की प्रशंसा में एक संस्कृत प्रशस्ति में उसे एक विशाल साम्राज्य का शासक बताया गया है, जो पूर्व में बंगाल यानी कि गौर से लेकर पश्चिम में अफगानिस्तान के गजनी यानी कि गज्जन तक फैला हुआ है, और उसमें संपूर्ण दक्षिण भारत द्रविड़ भी आ जाता है। गौड़ आंध्र, केरल, कर्नाटक, महाराष्ट्र और गुजरात आदि 700 तक कई क्षेत्रों के अपने अपने भौगोलिक आयाम तय हो चुके थे। उनकी भाषा तथा संस्कृति विशेषताएं स्पष्ट हो गई थी। नेक्स्ट है पुराने और नए धर्म। इतिहास के जिन हजार वर्षों की पड़ताल हम कर रहे हैं, उसके दौरान धार्मिक परंपराओं में कई बड़े बदलाव आए। दैविक तत्व में लोगों का आस्था कभी कभी बिल्कुल ही व्यक्तिगत स्तर पर होती थी, मगर आमतौर पर इस अवस्था का स्वरूप सामूहिक होता था। किसी दैविक तत्व में सामूहिक आस्था यानी धर्म प्रायः स्थानीय समुदाय के सामाजिक और आर्थिक संगठन से संबंधित होती थी। जैसे जैसे इन समुदायों का सामाजिक संसार बदलता गया, वैसे ही इनकी अवस्थाओं में परिवर्तन आता गया। ओके, अब आता है हिंदू धर्म। आज जिसे हम हिंदू धर्म कहते हैं, उसमें भी इसी युग में महत्वपूर्ण बदलाव आए। इस परिवर्तनों में कुछ थे नई देवी देवताओं की पूजा, राजाओं द्वारा मंदिरों का निर्माण और समाज में पुरोहितों के रूप में ब्राह्मणों को बढ़ता महत्व, बढ़ती सत्ता आदि। ओके, इसको आता था संरक्षक। संस्कृत ग्रंथों के ज्ञान के कारण समाज में ब्राह्मणों का बड़ा आदर होता था। यही युग था जिसमें इस उपमहाद्वीप में नए नए धर्मों का भी आगमन हुआ। कुरान शरीफ का संदेश भारत में 7वीं सदी में व्यापारियों और आप्रवासियों के जरिए पहुंचा। मुसलमान कुरान शरीफ को अपना धर्म ग्रंथ मानते हैं, केवल एक ईश्वर अल्लाह की सत्ता को स्वीकार करते हैं। इस्लाम विद्वान धर्मशास्त्रियों और न्यायशास्त्रियों उलेमा को संरक्षण देते थे। इस्लाम के अनुयायियों में कुछ शिया थे जो पैगंबर साहब तथा कुछ सुन्नी थे जो पैगंबर साहब के दामाद अली को मुसलमानों का विविसम्मत नेता मानते थे। ओके, समय और इतिहास के कालखंडों पर विचार करते हैं। इतिहासकार समय को केवल घड़ी या कैलेंडर की तरह नहीं देखते, यानी कि केवल घंटों, दिनों या वर्षों के बीतने के रूप में नहीं देखते, बल्कि कुछ बड़े बड़े हिस्सों, युगों या कालों में बांट दिया जाए तो समय का अध्ययन कुछ आसान हो जाता है। 19वीं सदी के मध्य में अंग्रेज इतिहासकारों ने भारत के इतिहास को 3 युगों में बांटा था, हिंदू, मुस्लिम और ब्रिटिश। ओके, यह विभाजन इस विचार पर आधारित था कि शासकों का धर्म की एकमात्र महत्वपूर्ण ऐतिहासिक परिवर्तन होता है और अर्थव्यवस्था, समाज और संस्कृति में और कोई भी महत्वपूर्ण बदलाव नहीं आता। इस दृष्टिकोण में इस उपमहाद्वीप की अपार विविधता की भी उपेक्षा हो जाती है। इस काल विभाजन को आज बहुत कम इतिहासकार आर्थिक तथा सामाजिक कारकों के आधार पर ही अतीत के विभिन्न कालखंडों की विशेषता तय करते हैं। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर कीजिएगा। थैंक यू।